हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का, जिसका आज ये लेक्चर 1 होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा सा इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो अब भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लें किस ऋषि ने क्या क्या कहा। ठीक है, हिस्ट्री जानना जरूरी है भाई, हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, उसको जानना बड़ा जरूरी है। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट हम पढ़ लेंगे इंटरेस्ट के लिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, महर्षि कणाद नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने पॉस्टुलेट करा दैट ऑन डिवाइडिंग मैटर। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना एटम्स कहाँ से आए, मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, क्या उनका मास है, कैसे एलिमेंट्स है, कैसे सब कुछ। इस चैप्टर में सब कुछ बेसिक चलेगा। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं आया तो आपको 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। On dividing a matter, a stage will come where further division will not be possible। तो महर्षि कणाद ने कहा कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे, किसी भी मैटर को डिवाइड करेंगे, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके बाद उसे और तोड़ना पॉसिबल नहीं है। और उसी को उसने क्या कहा, पार्टिकल, परमाणु कहा। उसके बाद पकुड़ा कात्यायामा एक आए, उन्होंने क्या कहा दैट दीज, मतलब ये जो ऊपर उन्होंने महर्षि कणाद ने जो परमाणु वर्ड यूज करा था, कहता दीज परमाणु नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस मैटर्स। तो एटम्स हैं, एटम्स कंबाइन कर करके तो मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हैं जहां से एटम्स के बारे में जानना शुरू करा था साइंटिस्ट ने। तो महर्षि कणाद ने कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं, कैसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद उसे और डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और पकुड़ा ने कहा क्या कि जब हम इन्हीं को कंबाइन करते हैं तो हमें मैटर मिल जाता है। इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई, बट आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे ये गिवन है तो कराना जरूरी है। उसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने क्या कहा, कॉल दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स। उन्होंने इस जो इन्होंने अभी कहा था कि इसके बाद इनको डिवाइड नहीं कर सकते या वापस जोड़ते हैं, तो इन्हीं का नाम उन्होंने क्या कह दिया, एटम्स। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस या ये जो जहां आकर इसके बाद और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन्हीं को क्या कहते हैं, एटम्स। यानी कि पहले माना गया था दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हालांकि बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएंगे, फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी भी आएगी अभी इस चैप्टर में। उसके बाद जब फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, शायद कोई ग्लिच आया था अभी बीच में, लेट मी चेक। हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद चौथा साइंटिस्ट आया था एंटनी लेवॉशियर। उन्होंने क्या कहा, दैट एस्टेब्लिश्ड 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने लॉज दे दिए। अब तक जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने सबने एटम्स के बारे में, ये डिवाइड नहीं हो सकते, बात करें। उसके बाद एंटनी जो आए, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास ये एटम्स हैं या जो भी हमारे पास इनकी कॉम्बिनेशन है, उनके कुछ लॉज हैं। तो अभी हम लॉज ही पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में आने हैं, जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो गया भाई। इसके बाद क्वेश्चंस आने हैं। पहले जो पढ़ा है वो हिस्ट्री पढ़ा है, बेसिक भूमिका बांधी, तो भी प्रस्ताव लिखते तो भूमिका बांधते हैं, तो ये वो भूमिका बंधी है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके सवाल भी आएंगे, हम अभी न्यूमेरिकल्स कर भी लेंगे। स्टार्ट करते हैं कि द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर। इन्होंने 2 दिए, ये तो पहले बताया गया कि ये जो 2 लॉज हम आगे पढ़ेंगे ये लेवेशर और प्राउस्ट ने दिए थे। चलिए जी,
स्टार्ट कर लेते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पूछा जाएगा कौन से दो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो एक तो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो आज के लेक्चर में ही दोनों लॉज भी करेंगे, डाल्टन्स थ्योरी भी करेंगे। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बड़ा आसान है, आपको डेफिनेशन याद रखना है। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। सोचने वाली बात है, अगर मेरी क्लास में 20 बच्चा बैठा है तो वो पूरे दिन 20 ही रहेगा। अगर कोई बच्चा गायब है मींस वो बंक पर है, मतलब वो क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो 20 के 20 ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैटर जो है, मैटर से ही बने हम लोग, तो मैटर है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बेशक चला जाता है, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास से एक बच्चा दूसरे सेक्शन में चला गया, वो है तो अभी भी सही, ऐसा थोड़ी गायब हो गया। ठीक है, तो उस क्लास में जा सकता है, एक से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, बट ना तो वो बनता है ना ही बिगड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको कहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखो, तो आप लिखेंगे मास कभी भी बनता नहीं है ना ही खत्म होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करते हो उसमें जो टोटल मास है प्रोडक्ट का जो बन रहा है वो हमेशा रिएक्टेंट के बराबर होता है, मास में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए जी, आपका एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कहता है एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट करा 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ, रिएक्टेंट दे दिया आपको, और प्रोडक्ट्स जो बने वो 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, 0.9 ग्राम वाटर बना, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बना। तो कहता है बताओ इस रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ कि नहीं हुआ। तो हम रिएक्टेंट्स लिख लेंगे, प्रोडक्ट्स लिख लेंगे। ये देखो, ये इक्वेशन लिखी, इनके नीचे इनके मासेस लिखे, मास ऑफ रिएक्टेंट लिखा, मास ऑफ प्रोडक्ट लिखा, और हमने देखा दोनों बराबर आ गए, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इधर वाला टोटल मास इधर वाले टोटल मास के बराबर है। तो मतलब ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, ये अग्रीमेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से अग्री करता है। ऐसे ही आपके पेपर में सवाल आएंगे, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताना होगा और उस पर बेस्ड कोई छोटा सा न्यूमेरिकल करना होगा। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था भाई। अब दूसरा लॉ चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये प्राउस ने दिया था, क्योंकि हमने अब स्टार्टिंग में बात करी कि जो कॉम्बिनेशन के लॉस हैं, एक लेवर्शर ने और एक प्राउस ने दिया था। इन अ केमिकल सब्सटेंस, इसका अगर हम बात समझे, मतलब इस लॉ की लाइन समझे, इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बनता है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। ये वाला लॉ थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल समझ में आता है, इसलिए अभी अच्छे से सुन लेना, तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं आती है। कहता कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल H2O है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 है, वो हमेशा ही हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 और ऑक्सीजन एलिमेंट के 1 एटम से मिलकर बनता है। क्या ये वाटर है? नहीं है। मतलब वाटर बनाने के लिए आपको जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट, मतलब फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास, उनका प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है वो 2 चाहिए और ऑक्सीजन है वो 1 चाहिए, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो 2:8 यानी कि 1:8 में चाहिए अगर आपको वाटर बनाना है तो। ठीक है जी। इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज, कोई भी सब्सटेंस है, दोबारा मेरे साथ याद करो, कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स है आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास में होंगे। मीनिंग भी समझा दिया। एक प्योर केमिकल, कोई भी कंपाउंड है, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन सेम मास, सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा, और अगर एक हाइड्रोजन ले रहे हैं 1:8 में, मास का रेशो बात करनी है भाई हमें, तो हाइड्रोजन मास नंबर्स आपको आगे याद करवाए जाएंगे।
एग्जाम्पल मैंने ऊपर समझा भी दिया। वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है 1:8 बाय मास। क्या ये आपको समझ में आ रहा है मैंने 1:8 कैसे बनाया? अभी के लिए याद रख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 होता है। जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे इसी लेक्चर में एटॉमिक नंबर मास नंबर कराए जाएंगे, वो आपको याद करनी है। चैप्टर 4 में फिर से कराए जाएंगे। जब आपका चैप्टर 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप वीडियोस को बार बार देखकर भी समझ सकते हैं। तो 2:8 यानी कि 1 काटेंगे, कट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो एलिमेंट लगेंगे वो सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास में लगेंगे। जैसे अमोनिया बनाना है, 1 नाइट्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। 1 नाइट्रोजन का मास होता है 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7, मास डबल होता है तो 14। हाइड्रोजन 1 का मास 1, तो 3 है तो मास नंबर 3 हो गया। तो इसका रेशियो क्या हो गया 14:3 बाय मास। आपको पेपर में बाय मास का रेशियो बताना है, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ही यही है लॉ की, कि कोई भी एलिमेंट बनेगा, कोई भी सब्सटेंस बनेगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास में लिए जाएंगे, अदरवाइज तो कुछ भी और बन जाएगा। कहीं से भी अमोनिया लो आप, हमेशा अमोनिया का रेशियो 14:3 ही रहेगा, वट एवर बी द सोर्स। कहीं से भी अमोनिया निकालो, लेकिन अमोनिया का फॉर्मूला हमेशा NH3 ही रहेगा, पानी का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8 बाय मास। ये बात बिल्कुल ठीक है। वाटर बनाना है तो 1:8 में मिलना होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, कहता है ऑक्सीजन अब 8 है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 3। अगर हाइड्रोजन 3 होगा, अगर 1 है तो 8 चाहिए, 3 है तो 24 चाहिए, मल्टीप्लाई हो गया। 1 के लिए 8, ऑक्सीजन 2 के लिए 16, तो 3 के लिए 24। तो यही लिखा है 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और 3 हो जाएगा तो 24 ग्राम। ये क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, साथ साथ करा रही हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कोई नहीं कराता ऐसे। एक एक क्वेश्चन, थ्योरी, नोट सब कुछ कराया जा रहा है। कहता है इतना ग्राम ऑफ कंपाउंड है, ऑक्सीजन और बोरोन दोनों का मिलकर बना है, जिसमें बोरोन इतना है और ऑक्सीजन इतना है। कहता परसेंटेज निकालो। सीधी सी बात है, 100 में से अगर तुम्हारे 40 नंबर आए हैं इंग्लिश में, तो परसेंटेज कितनी बनी 40/100 मल्टीप्लाई 100। जितने मार्क्स आते हैं, जितने में से आते हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ऐसे निकलती है परसेंटेज। तो ये भी ऐसे निकलेगी। बोरोन की परसेंटेज किसने कैसे निकलेगी, जितना बोरोन है अपॉन जितने में से है। टोटल कितना था 0.24, इसमें से इतना बोरोन है तो बोरोन इतना है इतने में से, और मल्टीप्लाई तो हमेशा 100 ही करते हैं। ये बात पता है आपको। अगर आपके 38 मार्क्स आए हैं 50 में से, तो मल्टीप्लाई 100 करो, जितने में से जितना होता है मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो टोटल इतना है 24.24 नीचे लिख दिया, बोरोन इतना है ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल ली। ऐसे ऑक्सीजन का, जितनी ऑक्सीजन है कंपाउंड में उतनी टोटल मास कंपाउंड का मल्टीप्लाई बाय 100 60%। और ये बात पता भी है, अगर दो ही चीजें हैं किसी सब्सटेंस में, एक 40 है तो दूसरा 60 तो होगी, निकालने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आता है और बच्चे गलती करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 50। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। कहता 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है, यानी कि 3 ग्राम कार्बन हमेशा ही 8 ग्राम ऑक्सीजन लेगा। समझ में आई बात, ठीक है, क्योंकि 3:8 में हो रही है वो। बाय मास बात करें तो 3:8 है। अब कहता अगर मैं ऑक्सीजन 8 की जगह 50 ले लूं, तो भाई तुम 50 नहीं, तुम 50,000 ले लो चाहे,
200 ले लो, 400 ले लो, 500 ले लो, वो तो 3 जब होएगा तो 8 ही लेगा। जैसे मैंने कराया था, पानी बनाने के लिए 1:8 चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन 8 ही चाहिए। अब तुम 16 ले लो तो 8 तो यूज हो जाएगी, 8 बच जाएगी, सीधी सी बात है भाई। अगर तुम्हारे घर में 10 रोटियां बनी है, इसका मतलब ये थोड़े तुम 10 की 10 खाते हो, तुम 2 खाते हो, 8 बच जाती है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने एक्स्ट्रा बनाई, तो यहाँ पे भी यही बोला है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विल गवर्न आवर आंसर। इस आंसर को बताने के में लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना है। वो क्या कहता है कि अगर हमें CO2 बनानी है तो फिक्स रेशियो में चलेगा। वो रेशियो कितना है? 3:8 है बाय मास। अब हमें पता है कि अगर हमें सेम मास बनाना है तो हमें 3 ग्राम कार्बन पे चाहे तुमने 50 दे दी, लेकिन वो तो 8 ही लेगा, और बाकी 42 ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। पहली लाइन में ही आंसर आ गया था कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है। फिर आपसे पूछता है कि अगर 3 ग्राम की रिएक्शन 50 से करूं तो क्या होगा? आप कहोगे 3 ग्राम आज भी 8 ग्राम ही लेगा, और बाकी जो बची हुई 50 में से 8 तो चली गई, बाकी बची हुई 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगी, विल रिमेन अनरिएक्टेड, वो रिएक्ट नहीं करेगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर किस लॉ से देंगे? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इसका आंसर दिया जा सकता है। ये सारे आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। आगे चलते हैं भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आज का लास्ट टॉपिक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स, इसके ड्रॉबैक्स और खत्म करेंगे। ये चैप्टर अमूमन मेरा अंदाजा है 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर हो गया, आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में सोचूंगी ये लेक्चर खत्म कर देंगे। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई बार बार कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो की स्टार्टिंग में कह देती हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक शेयर कमेंट किया करो, ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको अच्छी लग रही है, तो आप औरों को भी शेयर करें। चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन्स थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे उनकी एक्सप्लेनेशन किसने दी? डाल्टन्स थ्योरी ने दी। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, सारे के सारे किससे बने हुए हैं? एटम्स से बने हुए हैं। डाल्टन्स की थ्योरी आपके पेपर में, डाल्टन की थ्योरी के पोस्टुलेट्स 3 मार्क्स में 110% आएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत डाल्टन्स थ्योरी को क्वेश्चन में डालने से रोक नहीं सकती। तो चलिए, ये तो बेसिक बात बताई थी, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, तो डाल्टन्स थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? एटम्स है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए जी, ये आएगा आपके पेपर में कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। लिख लो आज ही, 110% 3 मार्क्स का आना ही आना है। कहता है ये याद करने पोस्टुलेट्स, एज इट इज याद करने। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। कहता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है मैटर, जिस पार्टिकल का नाम क्या है? एटम, जो कि किस में पार्टिसिपेट करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो पहली बात हमने याद कर ली, दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मेरे साथ साथ याद करते जाओ, सारे के सारे मैटर जो है वो एटम से मिलकर बने हैं। दूसरा पोस्टुलेट कहता है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट। पहले 3 तो बड़े ही आसान है भाई, मैटर एटम से मिलकर बना है, एटम्स डिवाइड नहीं होते, एटम्स ना ही बनते हैं ना ही बिगड़ते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर चौथा कहता है atoms of given element are identical in mass and chemical properties। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तुम कितने ही एटम्स ले लो, हाइड्रोजन के तुम कितने ही एटम्स ले लो एक गिवन एलिमेंट के, मानो मैंने हाइड्रोजन बोल दिया या कार्बन बोल दिया, जो भी एक एलिमेंट आपको बोल दिया, उसके एटम्स, जो भी एटम्स होंगे सारे सेम ही तो होंगे। एटम्स आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे मास में भी और प्रॉपर्टीज में भी, ये तो बड़ी आम सी बात है। कार्बन है तो जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे वो सारे सेम ही होंगे।
कार्बन एक एलिमेंट का नाम है जिसके एटम्स सारे सेम होंगे। तो एटम्स उस गिवन एलिमेंट के हमेशा सेम होते हैं मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट बोल दूं, मानो हाइड्रोजन है तो उसका मास अलग है, 1 है, ठीक है, कार्बन है तो उसका मास अलग है, ऑक्सीजन है तो उसका मास अलग है, नाइट्रोजन है तो उसका मास अलग है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम है उसके डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम एलिमेंट का सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास। फिर 6 क्या कहता है, एटम्स, जो ये एटम्स हैं, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन होते हैं और क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे H2O, कम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर हमें कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं भाई हमेशा। ये मैं कह दूं आधा हाइड्रोजन, तो आधा हाइड्रोजन कुछ नहीं होता, ये होल नंबर्स में ही जो हमारे पास है रेशियो में ही ऐड होते हैं। तो एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, और एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर्स। relative number and kinds of atoms are constant, ये बात तो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी पढ़ी। H2O बनाना है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही लेना होगा, तो यही बोल रहा है नंबर भी और एटम भी किस टाइप का लेना है। ऐसा थोड़ी यहाँ पे 2 कार्बन ले लूंगी, नहीं, तो काइंड ऑफ एटम और उसका नंबर कितने लेने हैं और कौन सा लेना है ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है गिवन कंपाउंड को बनाने के लिए। डाल्टन्स थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है वो अगर तुम आम में सोचो तो भी अपने आप याद हो रहे हैं। एटम्स मेड अप ऑफ मैटर, एटम डिवाइड नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सेम एलिमेंट के एटम सेम मास के, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के, डिफरेंट के उनका नंबर और काइंड किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए सेम रहता है। अगर वो सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, होल नंबर में कंबाइन कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड्स बना देंगे। और एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स एज दैट ऑफ एलिमेंट, और जितने टाइप के एलिमेंट होते हैं उतने ही टाइप के एटम होते हैं। ये बात तो बड़ी आम सी है। कार्बन है तो इसके एटम्स कार्बन एटम कहलाएंगे, हाइड्रोजन है तो इसके, मतलब हर एलिमेंट के अपने अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। तो क्या जो हमारे पास डाल्टन्स पोस्टुलेट्स है बड़े आसान है, क्या हमने हमारे 3 नंबर पक्के कर लिए हैं? बिल्कुल मैडम, हमने हमारे 3 नंबर पक्के कर लिए, आने हैं भाई। ये देखो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कहता है विच पोस्टुलेट्स ऑफ एटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। चलिए जी पीछे जरा समझते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मुझे तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा ही लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और हमें पता है मैटर किससे बना हुआ है, एटम से, तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो पोस्टुलेट नंबर 3 जो है वो एटम्स के डाल्टन्स थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करती है। मैंने पहले ही आपको डाल्टन्स थ्योरी स्टार्ट करने से पहले बताया था कि डाल्टन्स थ्योरी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करती है। डाल्टन्स थ्योरी में ऐसे ऐसी बातें कही हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करती हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को चलिए जरा पोस्टुलेट नंबर 7 देखते हैं। ये देखो कहता है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, की फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। सेम नंबर और सेम काइंड ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। बाय मास भी हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पोस्टुलेट नंबर 7 से ही कनेक्ट करता है। तो आपको पूछा जाएगा कि क्या डाल्टन्स थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है? बिल्कुल करती है। क्या आपको डाल्टन्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स याद हो गए? मैम बिल्कुल याद हो गए, हमारे 3 नंबर पक्के हो गए हैं। उसके बाद भाई कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हर चीज में कुछ कमियां भी होती हैं, तो डाल्टन्स थ्योरी में भी थी। एक कमी तो सबने पकड़ ली, जैसे ही मैंने बोला कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं डिवाइड नहीं करते, तो कुछ बच्चे तो मन में बोलने लगे ऐसे कैसे डिवाइड नहीं करते मैम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड होते तो हैं। तो यही बात अदर साइंटिस्ट ने डाल्टन्स
को बोली कि एटम्स कैन नाइदर बी फर्दर क्रिएटेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। उसने कहा था, डाल्टन ने कहा था कि एटम्स डिवाइड नहीं होते हैं, जबकि ड्रॉबैक्स, कमी क्या थी कि एटम्स तो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉबैक, कमी क्या थी, बिकॉज एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, किस किस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हो सकते हैं। तो ये डाल्टन थ्योरी का एक पोस्टुलेट गलत साबित हो गया। दूसरा, उसने बोला था कि सेम एलिमेंट हो, उसका सेम एटम हो तो उसका मास सेम रहता है, जबकि आइसोटॉप्स ऐसा नहीं कहते। आइसोटॉप क्या कहते हैं, समझ लो आइसोटॉप क्या होते हैं। आइसोटॉप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मान कार्बन है, एक कार्बन लिया, दो कार्बन लिया, तीन, इन तीनों कार्बन के ये तीनों सेम एटम है, इनका मास सेम होना चाहिए था, बट इनका मास सेम नहीं देखा गया। किसी का 12, किसी का 13 और किसी का 14 देखा गया। तो जो डाल्टन्स की थ्योरी थी जिसमें ये बात कही थी कि सेम एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैज सेम मास, उस बात को इन्होंने गलत साबित कर दिया। Atoms of the same element have same mass, but isotopes are the atoms of the same element having different mass। तो डाल्टन थ्योरी के दो कमियां कौन सी हो गई, एक तो हो गई कि एटम डिवाइड नहीं कर सकते, और दूसरा सेम एलिमेंट के सेम एटम का मास सेम रहता है, जबकि आइसोटॉप ऐसा नहीं कहते। तो ये चैलेंज हो गया। तीसरा, उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट हो तो डिफरेंट मास होता है, ये भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आइसोबार्स डिफरेंट एटम के ऐसे एलिमेंट्स के मास हैं जो सेम होते हैं, जैसे आर्गन है और कैल्शियम है, दो डिफरेंट एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट के हैं, इनका मास अलग अलग होना चाहिए था, बट इन दोनों का मास सेम देखा गया। तो इसने भी डाल्टन थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया। तो आपको 3 नंबर में पोस्टुलेट्स आएंगे और 3 नंबर में ही डाल्टन थ्योरी के ड्रॉबैक्स आएंगी, कमियां आएगी। तो आपको पहली कमी लिखनी है कि एटम्स डिवाइड हो सकते हैं, दूसरा लिखोगे आइसोटॉप्स, तीसरा लिखोगे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, से एलिमेंट्स अलग अलग लेकिन मास सेम, और हमारे पास आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट लेकिन मास नंबर डिफरेंट। ये आइसोटॉप्स, आइसोबार्स फिर से भी आपको कराए जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिया मेरे बच्चा, आज के लेक्चर में हमने 2 लॉ कर लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डाल्टन थ्योरी अच्छे से उसके पोस्टुलेट्स याद करने हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी अच्छे से करने हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे आने वाली 2 वीडियोस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको अगर किसी ने नहीं देखा या नहीं समझा तो दोबारा इस वीडियो को जाकर अच्छे से देख लो। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड कीप एंजॉइंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।